हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं केवीएस पीजीटी ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं और उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर उनकी वीडियो देख सकते हैं, जहां हमने पूरे डिटेल में और कौन सी बुक के कौन से चैप्टर से और किस पेज नंबर से क्वेश्चन लिया गया है अच्छे से उनको देखा है। तो ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस देश की पहचान कीजिए जिसमें महाविविधता केंद्र स्थित नहीं है। ऑप्शन एक है नीदरलैंड, दूसरा है मेडागास्कर, तीसरा है चीन, चौथा है भारत। तो सबसे पहले हम जैसे रहता है कि सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसका चैप्टर है 16, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण, और इसका पेज नंबर है 144, जहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। देखो, ये पेज नंबर चेंज हो सकते हैं क्योंकि अभी जो बुक आ रही हैं, नई वाली बुक हैं, उनमें ये पेज जैसे ये वाला क्वेश्चन है 129 पेज नंबर पर, लेकिन जो पुरानी वाली एनसीईआरटी हैं उनमें है 144 पेज नंबर पे। और हो सकता है किसी के पास और पुराना एडिशन हो या फिर और नया हो, तो उनमें ये पेज नंबर चेंज हो सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कि इसमें पूछा है उस देश की पहचान कीजिए जिसमें महाविविधता केंद्र स्थित नहीं है। तो कौन सा आंसर आएगा? देखो, इस पेज नंबर पर 144 पर मेगा डाइवर्सिटीज जो सेंटर हैं वो दे रखे हैं 12। ठीक है, तो 12 कौन कौन से हैं इसमें आ जाएगा भारत, चीन, मलेशिया, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो ये 12 देश हो गए। कौन कौन से हैं? देखो, जैसे यहाँ इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो आगे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा निम्न में से कौन सा महाविविधता केंद्र है। तो हमें ये पूरे 12 के 12 याद होने चाहिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये 12 महाविविधता केंद्र या मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स कौन कौन से हैं। भारत है, चीन, मलेशिया, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो इसमें कौन सा आंसर नहीं आएगा? ऑप्शन एक सही हो जाएगा, नीदरलैंड इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का ओसाका प्रदेश सघन बसा हुआ है, इसका मूल कारण है। ऑप्शन एक है उपजाऊ मृदाएं, दूसरा है अधिक उद्योगों की उपस्थिति, तीसरा है अनुकूलन स्थलाकृति, चौथा है सरकारी प्रोत्साहन देती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसका चैप्टर है 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, और इसका पेज नंबर हम देखेंगे 10, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि जापान का ओसाका प्रदेश सघन बसा हुआ है, तो इसका मूल कारण क्या है? तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। अधिक उद्योगों की उपस्थिति के कारण जो जापान का ओसाका प्रदेश है वहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो आंसर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में व्यापारिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन एक है दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है उत्तर पश्चिमी यूरोप, तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा है कनाडा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसका चैप्टर है 5, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, और पेज नंबर पर हम देखेंगे 37 पर, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि विश्व में व्यापारिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। देखो, जो ये पेज नंबर है 37, इसमें 3 क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, व्यापारिक डेयरी के कितने क्षेत्र दिए गए हैं? 3 दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा इसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप।
ठीक है। दूसरा, ये तो सबसे बड़ा आ गया। दूसरे नंबर पे है कनाडा, और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। तो इसमें पूछा है कि व्यापारिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा केंद्र, तो सबसे बड़ा केंद्र पहले नंबर पे कौन सा है? ये है उत्तर पश्चिमी यूरोप। तो आंसर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके बाकी के जो क्षेत्र हैं वो भी हमें याद होने चाहिए। पहले नंबर पर उत्तर पश्चिमी यूरोप, दूसरे पर आ जाएगा कनाडा, और तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के डब्बावाला टिफिन की क्रियाएं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन 1 है प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा है द्वितीयक क्रियाएं, तीसरा है तृतीयक क्रियाएं, चौथा है चतुर्थक क्रियाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 12th की बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसका चैप्टर है 7, जिसका नाम है तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप, और पेज नंबर है इसका 57, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, और यहाँ पर एक चित्र भी बनाया हुआ है। ठीक है। इसमें पूछा है कि मुंबई के डब्बा वाला टिफिन की क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं। ये एक तरह की क्या है? ये एक तरह की सेवा है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया में क्या आएगा? मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, तो वो किस में आ जाएंगी? प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, वो आ जाएंगी प्राथमिक क्रियाकलाप में, जैसे कृषि, खनन, ठीक है, आखेट, पशुचारण है, मछली पालन है, वनों से लकड़ी काटना है, ये सब किस में आ जाएंगी? ये आ जाएंगी प्राथमिक क्रियाकलाप में। फिर दूसरे नंबर पर है द्वितीयक क्रियाकलाप। द्वितीयक क्रियाकलाप में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा विनिर्माण उद्योग, मतलब जितने भी उद्योग हैं सब किस में आ जाएंगे? द्वितीयक क्रियाकलाप में। विनिर्माण, प्रसंस्करण, ठीक है, निर्माण, तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? तृतीयक क्रियाकलाप में। द्वितीयक क्रियाकलाप में। तीसरा है तृतीयक क्रियाकलाप, तो इसमें आ जाएंगी जो भी सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं वो किस में आएंगी? वो आ जाएंगी इसमें तृतीयक क्रियाकलाप में। तो इसमें जैसे हो गया व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, बीमा, ठीक है, परिवहन, संचार, बीमा, और ये मतलब व्यापार, वाणिज्य सब किस में आएंगी? ये सब आएंगी इसमें तृतीयक क्रियाकलाप में। तो इसमें भी पूछा है कि मुंबई के डब्बा वाला की क्रिया है, मतलब ये एक तरह की सेवा हो गई। ठीक है, तो ये किस में आएगी? ये आ जाएगी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा तृतीयक क्रियाकलाप में। तो चतुर्थक क्रियाकलाप में क्या क्या आता है? इसमें आता है जो सूचना का संग्रहण, सूचना का उत्पादन, सूचना का प्रसार, ठीक है, अनुसंधान एवं विकास पर आधारित जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किस में आ जाएंगी? चतुर्थक क्रियाकलाप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत दूरभाष का साधन है? ऑप्शन 1 है रेडियो, दूसरा है टेलीविज़न, तीसरा है ईमेल, चौथा है समाचार पत्र। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है, बट होगा इसी चैप्टर से जो अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चैप्टर 7 से तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तो इसका वैसे कॉमन सेंस से देखा जाए तो व्यक्तिगत दूरभाष का साधन ऑप्शन 3 हो जाएगा, ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्णकोलर श्रमिक है? ऑप्शन 1 है परामर्शदाता, दूसरा है बैंक अधिकारी, तीसरा है बीमा सेवादाता, चौथा है कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें पूछा है, सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है अपनी जो क्लास 12th की ही बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, और चैप्टर वही सातवां चैप्टर है, जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, और पेज नंबर है 54, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें है कि इसमें पूछा है कि स्वर्ण कोलर श्रमिक कौन से हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं उनको कहा गया है लाल कोलर। ठीक है, लाल कोलर। फिर जो द्वितीय क्रियाकलाप है उनको कहा गया है नीले कोलर, नीली कोलर वाले श्रमिक। ठीक है, जो तृतीय क्रियाकलाप है उनको कहा गया है पिंक कोलर श्रमिक। चतुर्थ क्रियाकलाप है उनको कहा गया है सफ़ेद, वाइट कोलर। ठीक है, सफ़ेद कोलर। और जो पंचम क्रियाकलाप है उनको कहा गया है स्वर्ण कोलर। ठीक है,
तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि आगे के एग्जाम में भी इनको मिलाने के लिए पूछा जा सकता है कि प्राथमिक क्रियाकलाप है उनके श्रमिकों को कहा जाता है लाल कॉलर, और द्वितीय क्रियाकलाप इनको कहा जाता है ब्लू कॉलर, तृतीय क्रियाकलाप पिंक कॉलर, और चतुर्थ क्रियाकलाप है वाइट कॉलर, और पंचम क्रियाकलाप है गोल्डन कॉलर। तो इसमें पूछा कि स्वर्ण कॉलर श्रमिक में कौन कौन से आते हैं। तो हमने प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप, इनमें कौन कौन से आते हैं वो हमने अभी लास्ट के क्वेश्चन में देखा है। एक बच गया था हमारा पांचवा, जो है स्वर्ण कॉलर जिसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, एक है परामर्शदाता। तो अपने ऑप्शन में ऑप्शन एक सही हो जाएगा इसका, परामर्शदाता किस में आ जाएगा, गोल्डन कॉलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में चतुर्थ क्रियाएं सम्मिलित नहीं हैं। तो इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। पहला ऑप्शन है सूचना का संग्रहण, दूसरा है सूचना का उत्पादन, तीसरा है सूचना का प्रसार, चौथा है बैंकिंग सेवाओं से संबंधित। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, मतलब इसी चैप्टर से लिया गया है जिससे लास्ट क्वेश्चन लिया गया है, चैप्टर 7 से। ठीक है, इसमें है कि चतुर्थ क्रियाकलाप नहीं है। तो हमने लास्ट के क्वेश्चन में देखा था चतुर्थ क्रियाकलाप में है सूचना का संग्रहण है, सूचना का उत्पादन है, सूचना का प्रसार है, और चौथा दिया हुआ है इसमें बैंकिंग सेवाओं से संबंधित। तो ये किस में आ जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप में। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ये इस चतुर्थ क्रियाकलाप में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक मशीनीकृत उच्च प्रति व्यक्ति उत्पाद परंतु कम प्रति एकड़ उत्पाद निम्नलिखित कृषि के किस प्रकार से संबंधित है। पहला है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है विस्तृत मशीनीकृत कृषि, तीसरा है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, चौथा है आदिम निर्वाह कृषि। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। क्लास 12th की बुक है भौतिक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसका चैप्टर है 5 जिसमें आता है प्राथमिक क्रियाएं जो आएंगी। ठीक है, और इसका पेज नंबर है 35 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि विस्तृत मशीनीकृत उच्च प्रति व्यक्ति उत्पाद और कम प्रति एकड़ उत्पाद। ठीक है, किस प्रकार की कृषि की विशेषता है ये वाली। सबसे पहले हम देखेंगे गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, देखो गहन निर्वाह कृषि में होता है जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है और प्रति एकड़ उत्पादन जो है अधिक होता है। तो ये विशेषता हो गई गहन निर्वाह कृषि की। तो ऑप्शन पहला इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है विस्तृत मशीनीकृत कृषि, देखो इस तरह की कृषि का कोई जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, तो दूसरा वैसे गलत हो जाएगा। तीसरा है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है कि इसमें जो है मशीनों का प्रयोग किया जाता है और उच्च प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन उच्च होता है लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है। तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, आदिम निर्वाह कृषि। तो आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है, ये मतलब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है, ठीक है, उसको कहा जाता है आदिम निर्वाह कृषि। तो ऑप्शन 4 भी इसका नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो ये आदिम निर्वाह कृषि क्या है ये हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में भोजन संग्रह में किया जाता है। ऑप्शन 1 है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी कनाडा, चौथा है पापुआ न्यू गिनी। सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर है 5 प्राथमिक क्रियाएं, और पेज नंबर है 30 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें पूछा है कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में भोजन संग्रह। ठीक है, तो भोजन संग्रह के यहाँ पर 2 भाग दिए गए हैं, एक तो उच्च अक्षांशों में और एक है निम्न अक्षांशों में। उच्च अक्षांशों में, ठीक है, भोजन संग्रह के कितने दिए गए हैं, यहाँ पे 2 भाग दिए गए हैं, एक है उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में कौन कौन सा हो जाएगा, उत्तरी कनाडा, ठीक है, उत्तरी यूरेशिया,
और दक्षिणी चिली, ये तो आ जाएंगे उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। दूसरा भाग है इसका निम्न अक्षांशों में, ठीक है। तो निम्न अक्षांश में जो विषुवत रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है वो सभी इसमें आ जाएंगे, जैसे अमेजन बेसिन हो गया, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग, ये सब किस में आएंगे, निम्न अक्षांश में। लेकिन अपने क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, तो इसमें हमने देखा है उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखो ऑप्शन पहला गलत है इसका, उत्तरी अमेरिका गलत हो जाएगा। दूसरा है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है उत्तरी कनाडा, तो अपना ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, उत्तरी कनाडा इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अमेरिका में कर्तन और दहन कृषि को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है। ऑप्शन 1 है जूमिंग, दूसरा है लदांग, तीसरा है तामा, ये शायद तमराई होगा, चौथा है मिल्पा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। क्लास 12 की बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और चैप्टर है इसका वही लास्ट वाला, जो मतलब चैप्टर 5 है इसका, और पेज नंबर है इसका 34, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि मध्य अमेरिका में कर्तन दहन कृषि, देखो कर्तन दहन कृषि क्या है, मतलब वे क्षेत्र जहाँ पर वनस्पति को जला दिया जाता है और उसकी राख जो है उर्वरक का काम करती है और वहाँ पर कृषि की जाती है। तो इस तरह की कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख, ये जो है अलग अलग, मतलब एक तरीके की जो ये कर्तन दहन कृषि है ये आदिम कृषि है। आदिम कृषि हमने लास्ट के क्वेश्चन में देखा है कि आदिम कृषि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है वो ही क्या है, कर्तन और दहन कृषि है। तो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम इसमें पूछा है मध्य अमेरिका, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जूमिंग, तो जूमिंग कहाँ होगा, ये होगा उत्तर पूर्वी भारत जो है उसके राज्य, ठीक है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जूमिंग कहाँ होगा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें मध्य अमेरिका का बताना है। दूसरा है लदांग, तो लदांग कहाँ है, लदांग कहाँ कहा जाता है, ये कहा जाता है मलेशिया और इंडोनेशिया में। स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, लदांग कहा जाता है, तो दूसरा भी इसका गलत हो गया। तीसरा है, ये शायद तामराई होगा, ठीक है। तो तामराई कहाँ कहा जाता है, ये कहा जाता है थाईलैंड में जो स्थानांतरित कृषि है उसको कहा जाता है तामराई। फिर चौथा है मिल्पा, तो मध्य अमेरिका और जो मैक्सिको वाला एरिया है वहाँ पे स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, मिल्पा। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।